हाँ, तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ना था। उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट में रिवर्स कर जाते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ कलई तथा दूसरा क्या होता है? परावर्तक होता है। इसका मतलब कह रहा कि गोली दर्पण होता है किसी खोखले गोले का काटा गया हुआ भाग होता है जिसका एक भाग, जैसे एक गोली, यही क्या है, एक गोला बनाते हैं, मान लीजिए एक सर्किल जैसे। कह रहा है कि गोली दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया हुआ भाग, जैसे मान लीजिए हम ऐसे काट दें, इसको ऐसे काट दिए, तो गोली दर्पण किसी खोखले गोले का काटा गया हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ हम क्या कर दें? कलई तथा दूसरा क्या कर दें? परावर्तक बना दें। दूसरा क्या बना लें? परावर्तक बना लें। तो ये क्या हो जाएगा? इसी को क्या कहते हैं? गोली दर्पण। अब यहाँ पर देखिए, हम कलई 2 प्रकार से किए, एक तो अंदर से कर दिए, एक क्या कर दिए? बाहर से। इसमें अंदर से किए, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया? बाहर हो गया। इसमें क्या हो गया? अंदर। इसका मतलब 2 प्रकार के गोली दर्पण बन गए। एक आपका बन गया तल और दूसरा आपका क्या बन गया? अवतल। अब हम कह सकते हैं कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बाहर की ओर, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। समझ में आया? अब गोली दर्पण से संबंधित विषय पढ़ना है परिभाषा। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा, हाँ, अवतल और उत्तल का एग्जाम्पल एक चम्मच होता है। ये देखिए, अब इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है? बाहर की ओर, और इस तरफ क्या है? परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर। इसका मतलब ये वाले भाग को हम क्या कह सकते हैं? इस वाले भाग को हम कह सकते हैं कि अवतल है, और इसे हम कह सकते हैं क्या है? उत्तल है। समझ में आया? अब देखिएगा, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। अब गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा तो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं। मान लीजिए गोली दर्पण ऐसे बना लेते हैं, कोई भी गोली दर्पण बना लीजिए, चाहे अवतल का चाहे उत्तल का। आपको अब यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम ध्रुव मानते हैं। क्या मानते हैं? तो गोली दर्पण, आप देख रहे हैं कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसके बाद हम कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। होल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम गोली, इसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र को क्या कहेंगे? गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे सी से बिंदु कहते हैं। समझ में? इसके बाद हम मुख्य अक्ष देखते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस की। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ के बीच ये है, हम इसको कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की बिंदु वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? अब इसके बाद देखिएगा, वक्रता त्रिज्या पर होता है 2l, मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब यहाँ से हम फोकस की परिभाषा पढ़ते हैं। अब उसके पहले हम देखेंगे कि फोकस क्या है। फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। आपको बताएं कि जब मिलती हुई प्रतीत होने की बात कही जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर किस प्रकार का है दर्पण। जब मिल रही हो तो वहाँ किस प्रकार का दर्पण है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। इसी कैपिटल एफ से कहते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ क्या है? फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे एफ से व्यक्त करते हैं। यह इक्वल फार्मूला होता है r/,
अर्थात हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस तल देखते हैं, फोकल प्लेन, फोकस तल मतलब कि फोकस पर लंबवत, फोकस पर लंबवत खींची गई रेखाएं क्या कहती है, फोकस तल कहलाती है। इसके बाद देखते हैं इसी में आर्मेचर, अपर्चर मतलब कि द्वारक। द्वारक क्या होता है, गोली दर्पण का व्यास क्या होता है, द्वारक होता है, द्वारक हो, और ये क्या होगा, फोकल तल। ठीक, तो गोली दर्पण से संबंधित आपको हम परिभाषा पढ़ा दी। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ने के बाद आपको अब इसी में क्या पढ़ना है, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ने के बाद देखते हैं कि इससे आप गोली दर्पण की परिभाषा पढ़ लिए। अब इसमें हमें थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन समतल दर्पण से आपको बता दें वो भी नहीं हो पाया था। जब बारिश बड़ी तेजी से हो रही है, आवाज़ थोड़ा क्लियर कम हो रही होगी तो परेशान मत होइएगा। यहाँ बारिश बड़ी तेज़ी से हो रही है, हवा बड़ी तेज़ी से चल रही है, हवा के साथ पानी बहुत दिनों के बाद बारिश भी हो रही है। तो यहाँ आप देखिएगा कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे किसी समतल दर्पण द्वारा, किसी समतल दर्पण द्वारा यदि उसके सामने किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, तो प्रतिबिंब तो दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आप हमेशा समझिए किसी भी वस्तु को समतल दर्पण के सामने जब रखा जाएगा तो उसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई की क्या होती है, दर्पण होना चाहिए। तो आप ये समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, आधी लंबाई है। और यदि आपसे कोई पूछे कि 5 मीटर, किसी 5 मीटर की दूरी पर किसी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा। तो आप ये समझिएगा कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब उसका प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये आपको हम बता दिए लगभग। अभी अभी हमें फार्मूला मिला था F इक्वल R/2 और R इक्वल F/। हम इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर, 40। क्या वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो यह बराबर क्या होता है, R/2 मतलब कि 40/2 माइनस में, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम देखते हैं, न्यूमेरिकल को हम विशाल करवाएंगे, यहाँ पर वैसे बता दिए आपको बहुत। अब इसके बाद हम करते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहले प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रतिबिंब बनने के नियम कितने हैं, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं, 3 नियम। इमेज फॉर्मेशन, 2 साथ इमेज फॉर्मेशन। तो 2 साथ इमेज फॉर्मेशन में 3 होते हैं। एक ये है अवतल दर्पण, एक है, दूसरा और तीसरा दिख रहा है यहाँ। जब पीछे जाके देखें तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भाई दिख रहा है। तो यहीं से हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों एक साथ में लेके चलेंगे। प्रथम नियम क्या कहता है, अब एक ध्रुव है कि फोकस, और पहला नियम कहता है कि यदि गोली दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होकर निकल जाती है। जब फोकस होकर निकल जाती है इसका मतलब अवतल, जब जाती हुई प्रतीत होगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसे समांतर चली प्रकाश में ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस। समझ में आया? दूसरा नियम आप उससे क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश की किरण जो होती है यदि वो फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात तो कहाँ से होकर जाती है, समांतर हो जाती है। फोकस से होकर आई, परावर्तित होकर समांतर हो गई। वही काम इसमें क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगी। फोकस से हो ऐसे आई प्रकाश की किरण, तो ये इधर से अब आपके सामने। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह क्या होती है कि परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस हो जाती है। तो वही काम यहाँ से होता है कि प्रकाश की किरण क्या होगी, जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह वक्रता केंद्र से लौटती हुई प्रतीत होगी। ऐसे 3 नियम है आपके। पहला नियम फिर समझ लेते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, निकलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी से वापस लौट आती है। वही तीनों होगा, समझ में। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। बेटा आप जानते हो कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, 6 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, 6 प्रकार से। उसकी 6 स्थितियाँ होती हैं बनने की, और 5 ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जिनमें क्या करता है, वास्तविक और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें उनका बना देता है, इसमें क्या करता है, आवश्यक प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब ये मात्र सॉरी अवतल दर्पण को होता है। ये है फोकस और एक जब प्रकाश की किरण नंबर 1 क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, इसका मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे ऐसे रख दिए। आप जानते हो, आप अपने छत पर जाकर खड़े हो जाइए और कोई मकान बहुत अधिक दूरी पर है तो उसे हम ऐसे करके देखेंगे तो इतनी पीछे से स्थान में हमारे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। किसी व्यक्ति को देखो, किसी बड़े पेड़ को देखो, किसी भी बिल्डिंग को देखिए, आपके इसी समांतर करने पर उसको दिखेगा। तो यहाँ से प्रकाश करने से क्या होगी, सबसे पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपकी होती है। तो ये जानते हो टकराने के बाद कहाँ से उठ जाती है, फोकस होती है। वही काम यहाँ से होगा, ऐसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। जब ऐसे हो जाएगी, निकल जाएगी, तो इसका मतलब जहाँ पर दिक्कत रहा है वहीं पर इसका क्या बनता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आपको वास्तविक, सीधा तथा बिंदु आकार का बनता, हम ये कह सकते हैं। समझ में कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो वो क्या होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और सीधा बनता है और बिंदु से बिंदु आकार का बनता है। चलिए बना लीजिए। अब हम अनंत से उसको हटाएंगे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच।
केंद्र के बीच। जब हम अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब क्या होगा, इस स्थिति में बिंदु ऐसे और कहाँ होगा। उसके पहले आपको हम चार्ट दिखा देते हैं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और ये क्या है, आकार। आकार जब वो कहाँ पर हो, एक बार अनंत पे रखेंगे, एक बार अनंत वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच और फोकस पर, और कहाँ पर रखेंगे, फोकस और तो इसी तरीके से मशहूर रखते हैं। जब यहाँ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब यहाँ पर हम आते, सॉरी यहाँ पर आएंगे तो फोकस पर बनेगा, फिर यहाँ पर आएंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा, यहाँ पर सी पर, यहाँ पर इनफाइनाइट और सी के बीच, यहाँ पर इनफाइनाइट पर बनता है। यहाँ पर बिंदु आता है, यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वास्तविक बनाएगा तो उल्टा बनेगा हमेशा, तो सब में वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। यहाँ पर क्या होगा, दर्पण की दूसरी ओर, कैसा सीधा, और कैसा बनेगा, ये आपके ट्रिपल है, इसे आपको पता होना चाहिए। अब वो इसको कह रहा है कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। मान ली वस्तु यहाँ पर है, ये भी। अब क्या होगा कि प्रकाश किरण से निकलेगी, अब ये समांतर से आपकी तरफ निकल जाएगी फोकस से। अब यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण जब अनंत और इसके बीच होती है, कहाँ पर बनता है, इसके और इसके बीच प्रतिबिंब बने। तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आपने कराई है तो ऐसे हो सकता है, या हम इसको ऐसे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाने का यहाँ क्रॉस कर दूँ, यही क्या बन जाएगा, डी डैश और बन गया। हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, ऐसा कह सकते हैं। अगला बना लीजिए। अगला कहाँ पर रखेंगे, वस्तु को यहाँ से उठा के, सॉरी वक्रता केंद्र, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। मतलब वस्तु जो यहाँ पर रखी जाए तो ऐसे कहीं समांतर जाएगी, परावर्तन की पश्चात कहाँ से होती जाएगी, फोकस से। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको प्रकाश किरण को आगे कराएंगे, ऐसे परावर्तन के पश्चात यहाँ पर क्रॉस, इसका मतलब इसी पर बनता है। अब आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण क्या हुई, इसमें देखिए सी पर है, सी पर बन रहा है, वस्तु के आकार का ही बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये भी समझ में बनाने की। इसके बाद अगला है, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये वस्तु कहाँ पर हो, करते हैं फोकस के बीच। यहाँ पर समांतर फोकस में, आगे क्या करेंगे, फोकस से हो जाएगा इसका, आगे से सॉरी
अब देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर बनना चाहिए, वक्ता केंद्र से दूर। तो यहाँ पर एक इतना छोटा फोकस और ये इतना वक्ता की वस्तु, तो जैसे यहाँ वक्ता केंद्र यहाँ। अब ये क्या होगा कि यहाँ से देख रहे हो तो ये कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कुछ लाइन जो है ठीक। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर होगा। अब देख लो बस कितनी बड़ी प्रतिबिंब, इसका मतलब ये है आप देख रहे हैं अनंत तथा इसके बीच वक्ता केंद्र के बीच बना। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा। समझ में आया? इसके बाद अगला क्या है, जब वस्तु कहाँ पर रख दो, फोकस करो। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस करो। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस करो। यहाँ पर ऐसे चलेगा, ऐसे निकलेगा। अब यहाँ से इससे हो भी जाएगा बस। ये बात देख रहे हो, ये समांतर ये कहाँ पर जाकर मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा और कैसा बनेगा, अनंत पर जाकर प्राप्त हो बहुत बड़ा विवर्त जाता है। अब इसके बाद लास्ट स्थिति, फोकस और ध्रुव के बीच में। जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसमें फोकस और यहाँ पर वस्तु है। अब वस्तु यहाँ पर है तो हम इसे ऐसे ले जाएंगे, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से विपरीत जाएंगे। यहाँ से ले जाएंगे प्रकाश का ऐसे, इसको ऐसे। अब यहाँ पर गैप बढ़ रहा है, इसको हम क्या करते हैं पीछे की ओर बढ़ाएं। जब पीछे ले जाएंगे इस प्रकाश खंड को तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, वही क्या हो जाएगा, इस स्थिति में दर्पण दूसरी हो, आभासी सीधा वस्तु बड़ा होता है। ये इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद है अवतल के बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पर बनना। आज प्रतिबिंब बनने की स्थिति समझा दे रहे हैं, कल आपको डेरिवेशन पढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बचेगा अपवर्तन। क्या बचेगा, अपवर्तन। फिर अपवर्तन पढ़ाने के बाद लेंस पढ़ाएंगे। आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, फीस जल्दी खत्म हो जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दो ही स्थितियाँ होती। इस टेबल को जरूर याद रखिएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियाँ होती। कौन कौन सी स्थितियाँ होती, अब इसे हम समझते हैं। उत्तल दर्पण जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत। अब यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर वस्तु है अनंत पर, कहाँ पर है, अनंत पर। मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है। अब प्रकाश करने के बाद तो ऐसे समांतर जाएगी। अभी बताए कि इसमें क्या होता है कि फोकस से जाती हुई प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा कहाँ पर बनता है, फोकस पर प्राप्त होता है। ये भी क्लियर होगा। अगली स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच।
अनंत और ध्रुव के बीच, मतलब यहाँ कहीं पर रखते तो प्रकाश किरण ऐसे आती होगी, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, वह जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वह वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर ए डैश बी डैश। हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु होगा, फोकस के बीच प्राप्त होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे हमसे मान लीजिए कहें कि उत्तल दर्पण के द्वारा अधिकतम प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्राप्त किया जा सकता है, तो अधिक से अधिक कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, फोकस पर प्राप्त किया। इसी में आपसे क्वेश्चन यदि पूछे कि अवतल दर्पण के सामने जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की ओर ले जाए तो इसका प्रतिबिंब किधर विस्थापित होता है, तो प्रतिबिंब भी देख रहे हो यहाँ था तो प्रतिबिंब यहाँ था, जैसे जैसे आगे लाएंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण की ओर, मतलब कि जब दर्पण की ओर वस्तु को ले जाएंगे तो वस्तु की ओर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब भी विस्थापित होने लगता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या हुआ था, उत्तल दर्पण में हम देख रहे थे कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की ओर ले जा रहे थे प्रतिबिंब क्या हो रहा था, दर्पण से दूर खिसक रहा था। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आप 1 नंबर से पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से तैयार रखिएगा। कोई कॉन्सेप्ट जो आपको तैयार रहेगा तो लगभग क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी इन सब के लिए। आप जानते हो कि अवतल दर्पण का मान लेते हैं उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग आप किस लिए करते हो, ये जानते हो कि उसे दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे शेविंग करने में। और डॉक्टर क्या करते हैं, उसे गले के लिए, दांत के लिए, गले के लिए जैसे है, और सर्च लाइट के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे लाइट में भी उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण को। डॉक्टर इसका चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग करते हैं। तो ये और दूरदर्शी में, परावर्तित दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यही बात आती है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग जैसे कार में आप देखते हो कि साइड में ग्लास लगा होता है, वो पीछे बड़ी दूर वस्तु होती है, उसका वाहन देखने के लिए, सीधा देखने के लिए छोटे छोटे प्रतिबिंब उसके दिखाई देते हैं। तो ड्राइवर उससे अपने बगल पीछे आ रहे दर्पण को देखने के लिए करता है। और आप जानते हो कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है सड़क तथा, जैसे सड़क में या बाजार में जो लाइट लगी होती है लैंप, उसमें प्रवर्तक के रूप में, प्रवर्तक करके रूप में भी इसका उपयोग करिए जिससे प्रकाश का अंश सभी क्षेत्र में फैल सकता है। तो आप ये जानते हो कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण आपके प्रतिबिंब बनना भी खत्म हो गया और इसके उपयोग भी खत्म हो गए। अब इसी में बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए, डेरिवेशन के लिए चिन्ह परिपाटी और डेरिवेशन, जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप इसे देखिए, नोट्स बनाइए। आपके पास नोट्स मेरी है, यदि नोट्स नहीं है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके पास नोट्स मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।